ओके लिसन प्लीज। हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वो था क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 43 पर जो था। चलिए पेज नंबर 43 पर फिर से वापस आइएगा। पेज नंबर 43 पर फिर से आइए। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 43। JKL Limited has following book value capital structure as on March 31, 2010. Equity share capital 11.5% preference shares, 10% debentures. The equity share of the company sells for ₹20. It is expected that the company will pay next year dividend of ₹2 per share, which is expected to grow at 5% per annum forever. Assume 35% tax rate. बाकी रिक्वायरमेंट तो बाद में देख लेंगे, पर भी हम इंडिविजुअल कॉस्ट तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। क्वेश्चन में जो ये ₹2 का डिविडेंड लिखा है, अगर आपको लगता है ये पिछला डिविडेंड है तो अगला डिविडेंड आप पता करें। अगर ये अगला डिविडेंड है तो फिर आप एज इट इज इसको लिख दें। तो ये अगला डिविडेंड ही क्वेश्चन में गिवन है। मार्केट प्राइस क्वेश्चन में गिवन है ₹20। ग्रोथ रेट क्वेश्चन में गिवन है 5%। दोनों का टोटल बताएंगे 15%, 15%। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने फार्मूले की मदद से कैलकुलेट किया। जहां तक प्रेफरेंस का सवाल है, क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, तो जो भी इसका रेट ऑफ डिविडेंड है समझ लीजिए वही उसका कॉस्ट है। डिवेंचर्स का रेट है 10%, तो टैक्स को अगर इग्नोर किया जाए तो 10% ही आपकी कॉस्ट है, लेकिन हम इसके ऊपर 35% टैक्स सेविंग जरूर लेना चाहेंगे। तो इसकी कॉस्ट कितनी मानी जाए? 6.5%। क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट पर आइएगा। कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आपको बुक वैल्यू वेट्स को अडॉप्ट करना है। तो आप लिखेंगे नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ WACC, कंप्यूटेशन ऑफ WACC यूजिंग बुक वैल्यू एज वेट्स। कंप्यूटेशन ऑफ WACC यूजिंग बुक वैल्यू एज वेट्स। सोर्स बुक वैल्यू वेट
कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC। हाँ जी, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल एंड डिवेंचर्स। इक्विटी कैपिटल आपको गिवन है 40 लाख, प्रेफरेंस कैपिटल गिवन है 10 लाख, डिवेंचर्स गिवन है 30 लाख। टोटल हो गया 80 लाख। बुक वैल्यू वेट आपको अडॉप्ट करने हैं, तो वेट्स कितने हो गए? इक्विटी का वेट कितना हो गया? 4/8, 1/8, और डिवेंचर्स का वेट हो गया 3/8। इक्विटी का कॉस्ट हो गया 15%, प्रेफरेंस का कॉस्ट हो गया 11.5%, डिवेंचर्स का कॉस्ट हो गया 6.5%। आप रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करें और फिर आप मुझे सीधा टोटल बताएं। 11.375%, 11.375%। ठीक बात है? ये आपने कैलकुलेट कर लिया है WACC यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स। अब आप क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट पर आइएगा। हाँ जी, कंप्यूट रिवाइज WACC, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अब आप वेट्स को बदल नहीं सकते, अब आप मार्केट वैल्यू वेट अडॉप्ट नहीं कर सकते। इफ द कंपनी रेज एडिशनल ₹20 लाख डेप्ट बाय इशुइंग 12% डिवेंचर्स, दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेड इक्विटी डिविडेंड टू ₹2.40, लीव द ग्रोथ रेट अनचेंज्ड बट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर विल फॉल टू ₹16 पर शेयर। आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ रिवाइज्ड WACC। तो एक बार फिर से यही कॉलम्स बना लें आप। आपने लिखा इक्विटी कैपिटल, आपने लिखा प्रेफरेंस कैपिटल। अच्छा, जो आपके पास पुराने डिवेंचर्स हैं वो 10% के रेट पर है, तो एक काम करते हैं, फिर हम लिख लेते हैं 10% डिवेंचर्स, और जो आप नए डिवेंचर इश्यू करना चाहते हैं वो 12% के रेट पर है, तो हम लिख लेते हैं 12% डिवेंचर्स। इक्विटी कैपिटल पहले से आपके पास है 40 लाख रुपए, प्रेफरेंस कैपिटल आपके पास है 10 लाख रुपए, 10% डिवेंचर्स पहले से हैं 30 लाख रुपए, और 12% डिवेंचर क्वेश्चन में कितना लिखा है? 20 लाख, 20 लाख रुपए। खैर, आप मुझे बुक वैल्यू का टोटल बताएंगे? 1 करोड़ रुपए। आइए वेट्स असाइन कर लें।
4/10, 1/10, 3/10 और 2/10। इक्विटी की कॉस्ट मुझे नए सिरे से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। क्वेश्चन कहता है कि अब D1 कितना हो जाएगा, ₹2.40। अब D1 हो जाएगा ₹2.40, मार्केट प्राइस हो जाएगा ₹16। ग्रोथ रेट क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, वो वही का वही रहेगा, 5%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना लिखा जाए, कितना लिखा जाए, 20%। प्रेफरेंस कैपिटल की कॉस्ट जो कि पहले 11.5% है, वो अभी भी 11.5% ही रहेगी। जो पुराने डिवेंचर्स हैं उसकी कॉस्ट 6.5% है, वो अभी भी 6.5% ही रहेगी, वो तो अनचेंज्ड है। कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू डिवेंचर्स, जो नए डिवेंचर आप इश्यू करना चाहते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। अगर उसके ऊपर 35% टैक्स सेविंग अवेल करी जाए तो 7.8%। 7.8% आप यहां पर लिखिएगा। 12.66%। तो पुरानी सिचुएशन से जब आप कंपेयर करते हैं तो क्या सिचुएशन फेवरेबल हो गई? पहले WACC 11.375%, अब है 12.66%। आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया है, सिचुएशन अनफेवरेबल हो गई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब इनकम अर्न करना नहीं होता। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है जो इनकम आपने अर्न करी उसमें से कितनी आपको बांटनी होगी। आप कमाना तो ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं, लेकिन आप बांटना कम से कम चाहते हैं। अब आपको अपनी इनकम का इतना हिस्सा बांटना होगा, तो इसका मतलब WACC का बढ़ जाना हमारे लिए अनफेवरेबल पोजीशन है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कंप्लीट हुआ। अब आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओके, प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, ए कंपनी हैज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। आपके सामने बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू की डिटेल्स गिवन है। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। इक्विटी कैपिटल गिवन है, 13% प्रेफरेंस कैपिटल गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है, 14% डिवेंचर्स भी गिवन है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज ₹1.40, expected to grow at the rate of 8% forever. The preference shares are redeemable after 5 years at par, whereas debentures are redeemable after 6 years at par. Tax rate is 50%. You are required to calculate WACC for existing capital structure using both market value and बुक वैल्यू एज वेट्स। तो दोनों सवाल हमसे पूछे गए हैं, बुक वैल्यू वेट भी पूछा गया है और मार्केट वैल्यू वेट भी पूछा गया है। पर WACC कैलकुलेट करना बाद की बात है, पहले इंडिविजुअल कॉस्ट तो कैलकुलेट कर लें। तो लिखेगा KE इज इक्वल टू D1/MP प्लस G। तो D1 कितना है रुपीस
1.40। ₹1.40। अच्छा, अब ये बताइए क्वेश्चन में आपको ग्रोथ रेट कितनी गिवन है? 8%। आपको क्या चाहिए? मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर। आपको क्या चाहिए? मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर। पहले आप ये बताइए, सभी इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी? सभी इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू 4,50,000। अब ये बताइए कि इक्विटी शेयर्स हैं कितने? एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू अगर 10 रुपए है तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि इक्विटी शेयर्स हैं 25,000। मार्केट वैल्यू बताइए रुपीस 18। 18। हाँ, D1 डिवाइडेड बाय MP प्लस G। आंसर परसेंटेज में बताएं। 15.78%। चलिए, आपने बताया 15.78%। ओके, दिस इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब आप एक काम करिए, प्रेफरेंस की डिटेल्स को भी पढ़ लीजिए। पहले आपने फॉर्मूला लिखा। देखो जी, प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, रेट ऑफ डिविडेंड है 13%, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी फिर 13 रुपए ही हो गया। क्वेश्चन कहता है कि हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे 5 साल के बाद, और हम उसे रिडीम करेंगे पार यानी फेस वैल्यू पर। हम ये जानना चाहते हैं कि आज एक प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस कितनी है। वैसे सभी प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 45,000। आप बताएं कि नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 500। तो एक प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू ₹90। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल आप कैलकुलेट करके बताएं। अगर ये ₹90 है तो या भी 90 लिखें या भी 90 लिखें। 15.79%। तो आपने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल कैलकुलेट किया 15.79%। नेक्स्ट कैलकुलेशन कौन सी होनी चाहिए? कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। फार्मूला आप जानते ही हैं, इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स।
आइए पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें। डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ₹14। टैक्स का रेट क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ? 50%। हां जी, हमने डिवेंचर को रिडीम करना है। क्वेश्चन कहता है 6 साल के बाद फेस वैल्यू पर। आइए मार्केट प्राइस पर डिवेंचर पता करते हैं। पहले बताइए टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,45,000। फिर आप बताएं नंबर ऑफ डिवेंचर्स, 1500 डिवेंचर्स। एक डिवेंचर की मार्केट वैल्यू 96.67। हां जी, सेवन पॉइंट 7.68%। 7.68%। ओके, 7.68%। इंडिविजुअल कॉस्ट हमने सारी कैलकुलेट कर ली। WACC कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन कहता है WACC आप 2 बार कैलकुलेट करके बताइए, एक बुक वैल्यू वेट पर और दूसरा मार्केट वैल्यू वेट पर। आइए कैलकुलेशन शुरू करते हैं और हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ WACC, कंप्यूटेशन ऑफ WACC यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स। आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ WACC यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स। हाँ जी, सोर्स, बुक वैल्यू, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड WACC। कॉलम्स आपने वही बनाने हैं। तो आप सोर्स में पहले लिखिएगा इक्विटी कैपिटल। बताइए क्वेश्चन में इक्विटी कैपिटल की बुक वैल्यू कितनी गिवन है? $2,50,000। जब आपने इक्विटी कैपिटल लिख लिया तो फिर आप लिखेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। और बताइए रिजर्व्स एंड सरप्लस की बुक वैल्यू कितनी गिवन है? 1,50,000। फिर आप लिखेगा प्रेफरेंस कैपिटल। बताइए क्वेश्चन में प्रेफरेंस कैपिटल कितना गिवन है? 50,000। फिर आप लिखिएगा डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स आपको कितना गिवन है? 1,50,000। फिर आप बुक वैल्यू का करिए टोटल 6 लाख। चलिए आप बुक वैल्यू का करिए टोटल ₹6 लाख। ठीक बात है।
अब आइए वेट से साइन करते हैं। तो 6 लाख में से 5 लाख इक्विटी कैपिटल यानी 5/12, 6 लाख में से 1.5 लाख यानी 3/12, 1/12 और 3/12, ठीक है ना। दोनों मिलाकर 4 लाख बन गए और दोनों इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा बनता है। क्या वेट सीखे? अगर टोटल कैपिटल 12 रुपए है तो उसमें 5 रुपए इक्विटी कैपिटल का है, 3 रुपए रिजर्व्स का है, 1 रुपए प्रेफरेंस का है और 3 रुपए डिवेंचर्स का है। इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन है 15.78%, ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो आपके पास रिजर्व का पैसा ये भी तो हमारा ही है ना। इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं रिजर्व्स का पैसा भी तो हमारा ही है ना, जो आपने रोक के रखा हुआ है। कोई बात नहीं, आप रोक लीजिए, बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, पर इस पर आप हमें कुछ कमा कर तो देंगे ना। हम आपसे वही एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, और इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या है? 15.78%। इस बात को मत भूलिए, रिजर्व्स असल में इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा होता है, जो जानबूझ के कंपनी रोक लेती। कंपनी शेयर होल्डर को यह समझाती है कि जी हम इस पर आपकी रिटर्न दे देंगे ना आपको 15.78%। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 15.79%। और डिवेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन 7.68%। फाइनल आंसर बताएं। 13.75%। तो मेरे ख्याल से आपने कोई नई बात नहीं सीखी है। एक छोटी सी बात मैंने कही है कि जो रिजर्व्स एंड सरप्लस की आप कॉस्ट लिखे, तो जो इक्विटी की कॉस्ट होती है वही रिजर्व्स एंड सरप्लस की भी कॉस्ट होती है। ओके, कोई बहुत बड़ा मैटर तो नहीं था ना ये। अगली हेडिंग डालेगा, इस बार हेडिंग है कंप्यूटेशन ऑफ WACC। इस बार हेडिंग है कंप्यूटेशन ऑफ WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट्स। एक बार फिर से, कंप्यूटेशन ऑफ WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट्स। देखिए, अगर आप मार्केट वैल्यू वेट लेते हैं तो आंसर देने के ना 2 तरीके हैं हमारे पास। आप किसी भी एक तरीके से आंसर दे दीजिए, ये आपकी चॉइस है। मेथड 1 के ब्रैकेट में लिखेगा इग्नोरिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। ऑब्वियसली मेथड 2 का नाम क्या हो सकता है? इंक्लूडिंग या कंसीडरिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। मेथड 1 है इग्नोरिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। वैसे आप रिजर्व्स एंड सरप्लस को इग्नोर क्यों करना चाहते? क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस की मार्केट वैल्यू है कहां, होती कहां है भला? जब होती नहीं तो हम भी कहां से लिख सकते? ठीक है ना। सोर्स, मार्केट वैल्यू, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लास्ट में WACC। इक्विटी कैपिटल लिखे, फिर क्या लिखे?
प्रेफरेंस कैपिटल, और फिर लिखेगा डिवेंचर्स। आपने लिखा इक्विटी कैपिटल, आपने लिखा प्रेफरेंस कैपिटल, और आपने लिखा डिवेंचर्स। आप मुझे पहले इक्विटी की मार्केट वैल्यू बताइए। 4,50,000। फिर आप प्रेफरेंस की मार्केट वैल्यू बताइए। 45,000। डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू, अच्छा, सबकी मार्केट वैल्यू का टोटल 6,40,000। अब 6,40,000 में 4.5 लाख इक्विटी के हैं। क्या मुझे वेट बता सकते हैं? परसेंटेज में बता दो। ऐसी सिचुएशन में परसेंटेज में बताना ठीक रहता। 70.31%। प्रेफरेंस बताइए। 7.03%। 22.66%। टोटल भी 100% हो गया ना। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है 15.78%। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है 15.79%। डिवेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है 7.68%। 13.94। आपने लिखा 13.94%। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा रहा है। मेथड नंबर 1 डील किया जा चुका है। मेथड नंबर 1 आपने क्या लिखा था? इग्नोरिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस, और आंसर आपने क्या बताया है? 13.94%। चलिए, अब आप एक काम करिएगा, आप लिखिएगा मेथड 2। मेथड 2 के ब्रैकेट्स में लिखेगा कंसीडरिंग या फिर इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंसीडरिंग या फिर इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। हालांकि रिजर्व्स एंड सरप्लस की मार्केट वैल्यू होती नहीं है, लेकिन आइए फिर भी मेथड नंबर 2 डिस्कस कर ही लेते हैं। आपने लिखा मेथड नंबर 2, ब्रैकेट में आपने लिखा इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। कॉलम्स आपने बना ली हैं। सोर्स, मार्केट वैल्यू, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लास्ट में WACC। हाँ जी। अच्छा देखिए, प्रेफरेंस कैपिटल की मार्केट वैल्यू पहले थी 45,000, वो आज भी 45,000 है। डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू पहले थी 1,45,000, वो आज भी 1,45,000 ही है, अभी भी वही की वही है। आपने करना क्या है? ये जो कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं एकदम अननेसेसरी कैलकुलेशन है, जो कुछ बुक्स में बताई गई है, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। हालांकि मेथड नंबर 2 बिल्कुल भी रेकमेंडेड मेथड नहीं। ये मेथड ही कहता है
कि जो 4.5 लाख रुपए है इक्विटी की मार्केट वैल्यू, आइए इसको 2 हिस्सों में बांट दें। एक हिस्सा कैपिटल को रिप्रेजेंट करे, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस को रिप्रेजेंट करे। यानी मैं इसी को बांटने की बात कह रहा हूं। इसका मतलब टोटल है 6,40,000, मैं टोटल 6,40,000 ही रखना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि 4.5 लाख रुपए के 2 हिस्से करे जाएं। पर समस्या यह कि 2 हिस्से करने के लिए हमको कोई ना कोई रेशो तो चाहिए होगा। वो रेशो हम कहां से लाएंगे? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ₹4,50,000। पहला काम आप लिखे, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ₹4,50,000। रेशो बिटवीन इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो जैसा मैं कह रहा था कि रेशो जो है वो तो मार्केट वैल्यू के पास है ही नहीं, रेशो तो सिर्फ बुक वैल्यू के पास है। मैं क्या देखता हूं, बुक वैल्यू इक्विटी कैपिटल की 2.5 लाख है, रिजर्व्स की 1.5 लाख है। अगर रेशो चाहिए तो रेशो है 5:3। इक्विटी कैपिटल लिखा जाए 4,50,000 मल्टीप्लाइड विथ 5/8, 281,250। रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखा जाए 4,50,000 मल्टीप्लाइड विथ 3/8, क्या कहते हैं? 168,750। आइए हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं यहां पर। मतलब वही 4.5 लाख रुपए जो कि ये टोटल है, हम इसी के 2 हिस्से कर रहे हैं, ये रहा अमाउंट और ये रहा अमाउंट। अब आप मुझे बताइएगा इक्विटी कैपिटल का वेट कितना लिखा जाए? फिर से बताइए। 43.95%, 26.36%, 7.03%, 22.66%। अब आप वेट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करें और टोटल पता करें। क्या आंसर आ गया? 13.94%। ये आपका आंसर सेम क्यों आ गया? सेम ही आना चाहिए, कोई रीजन नहीं कि आंसर अलग आ जाए। ये तो ऐसा लग रहा है कि पहले 70.31% जो था वो 15.78 से मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने उसी 70.31 के 2 हिस्से कर दिए और मल्टीप्लाई हम अभी भी उसी से कर रहे हैं। कोई सिंपल सा मैथमेटिक्स है, कैसे आंसर अलग आ सकता है? ये एक ही तो मेथड है असल में। पर हमारी आपको एडवाइस ये है
कि जब भी मार्केट वैल्यू वेट का सवाल हो और क्वेश्चन में रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन हो तो मेथड नंबर 1 अडॉप्ट करें। ये मोर रेकमेंडेड मेथड है और ये ज्यादा सिंपल मेथड है, इसमें मेहनत भी कम लगती। इग्नोरिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस ज्यादा रिलायबल मेथड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देने के बाद आप अगले पेज पर यानी पेज नंबर 44 पर आइएगा और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 14। A firm's cost of capital of specific sources is as follows: cost of debt after tax, cost of preference capital, cost of equity capital। इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। The following is the capital structure: debt, preference capital, equity capital. Compute WACC using book value weights। हालांकि अभी एक पूरा पैराग्राफ पढ़ा हुआ है, पर ये जो क्वेश्चन ने अभी पूछा है ये तो अभी हम फटाफट बता देंगे। तो चलिए हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ WACC यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स। चलिए आइए WACC कैलकुलेट करते हैं बुक वैल्यू वेट्स अडॉप्ट करके। आप कॉलम्स बना लें, सोर्स बुक वैल्यू वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लास्ट में WACC। डेब्ट कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल। डेब्ट कैपिटल है 3 लाख रुपए, प्रेफरेंस कैपिटल है 2 लाख रुपए और इक्विटी कैपिटल है 5 लाख रुपए। टोटल कैपिटल हो गया 10 लाख रुपए, ठीक है ना। डेब्ट कैपिटल का वेट है 3/10, प्रेफरेंस कैपिटल का वेट है 2/10, इक्विटी कैपिटल का वेट है 5/10। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डेब्ट की कॉस्ट है 8%, प्रेफरेंस की कॉस्ट है 14% और इक्विटी की कॉस्ट है 17%। 13.7%। 13.7%। चलिए हमने WACC कैलकुलेट किया बुक वैल्यू वेट्स के बेसिस पर। आगे बढ़िए, जो अगला पैराग्राफ क्वेश्चन में है, सपोज द फर्म wants to raise ₹5 lakh for expansion of its plant. It is estimated that ₹1 lakh will be available as retained earnings and balance will be raised in the form of long term debt 3 lakh, preference capital ₹1 lakh। यहां तक क्वेश्चन ठीक है। कंप्यूट वेटेड, कंप्यूट WMCC, ब्रैकेट में क्या लिखा है, वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस चैप्टर में जब भी मार्जिनल टर्म यूज होगा तो उसका मतलब यह होगा आप किसी नए प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रहे हैं। बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन प्रोसीजर में फर्क नहीं है।
सिर्फ नए प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते समय जो टर्म यूज किया जाता है वहां पर मार्जिनल टर्म आ जाता है। आप एक बार फिर से पढ़ लें। सपोज द फर्म वांट्स टू रेज ₹5 लाख फॉर एक्सपेंशन ऑफ इट्स प्लांट। ये नया प्रोजेक्ट है, बाद में भी बड़े सारे क्वेश्चंस आएंगे। जब भी नए प्रोजेक्ट पर क्वेश्चन आएगा आप टर्म यूज करेंगे मार्जिनल। आइए हेडिंग डालें, कंप्यूटेशन ऑफ WMCC, वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपने फिर से वही कॉलम्स बनाए। प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है, बस नाम है मार्जिनल। हां, तो नए प्रोजेक्ट को चाहिए 5 लाख रुपए। सवाल ये उठता है कि आप 5 लाख रुपए आप लाओगे कहां से? वो ये कहते हैं जी 1 लाख रुपए तो ना रिटेन अर्निंग से मिल जाएगा हमको। रिटेन अर्निंग का मतलब आप जानते ही कि आप इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा इस्तेमाल करना चाहते। रिटेन अर्निंग का मतलब आप इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा इस्तेमाल करना चाहते। अच्छा, फिर उसके बाद बताइए 3 लाख रुपए वो कहते हैं कि हमको डेप्ट कैपिटल से मिल जाएंगे। और 1 लाख रुपए वो क्या कहते हैं कि हमें प्रेफरेंस कैपिटल से मिल जाएंगे। तो नए प्रोजेक्ट को चाहिए 5 लाख। वेट से साइन करें। 5 लाख में से 1 लाख रिटेन्ड अर्निंग के, तो वेट हो गया 1/5। 5 लाख में से 3 लाख डेप्ट के, वेट हो गया 3/5। 5 लाख में से 1 लाख प्रेफरेंस के, वेट हो गया 1/5। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा हो गया। इक्विटी शेयर होल्डर कहेगा अगर आप मेरा पैसा इस्तेमाल करना चाहते हो तो मुझे तो फिर 17% रिटर्न चाहिए। डिवेंचर होल्डर कहेगा जी मेरे पैसे पर मुझे रिटर्न चाहिए 8%। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहेगा मुझे रिटर्न चाहिए 14%। %11। अगर नया प्रोजेक्ट अपने आप को सक्सेसफुल कहना चाहता है, फाइनेंशियली वायबल कहना चाहता, तो उसे कम से कम 11% तो कमाना पड़ेगा। अगर नए प्रोजेक्ट से आप 11% कमाने में भी कामयाब नहीं है तो आपके सर्वाइवल पर, नए प्रोजेक्ट के सर्वाइवल पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या ये बात सही? आप नीचे लिखिएगा, हेंस द इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्रोजेक्ट must yield 11%. Yield यानी अर्न, must yield 11% in order to be, the investment in the new project must yield 11% in order to be financially viable. The investment in the new project must yield 11% in order to be financially viable. आप देख सकते हैं
प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है उस आंसर में और इस आंसर में। भाई यहां मार्जिनल टर्म इस्तेमाल हुआ है, वहां खाली WACC टर्म इस्तेमाल हुआ है। ये नए प्रोजेक्ट पर किया गया कमेंट है, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस पर किया गया कमेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया। आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आइएगा। A company provides you with the following information: source, amount, cost of capital आपको गिवन है, इक्विटी डिवेंचर्स के अमाउंट और कॉस्ट आपको गिवन है। The company is considering an investment proposal requiring additional investment of rupees 1 lakh. It has taken loan at rate of interest of 10%, assuming tax rate of 50%. You are required to find out number 1, marginal cost of capital. Number 2, WACC before additional financing. Number 3, WACC after additional financing. तो आप लिखिएगा नंबर 1, नंबर 1 की हेडिंग डालिएगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब आप जानते ही हैं, नए प्रोजेक्ट्स के कंटेक्स्ट में अपनी बात कहे। आपने लिखा नंबर 1 मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिखिएगा वी आर गिवन दैट the new project requires investment of rupees 1 lakh. The new project requires investment of rupees 1 lakh, which is to be debt financed, at rate of 10%, which is to be debt financed at rate of 10%, full stop. Hence the marginal cost of capital is 10%. ब्रैकेट्स में लिखिएगा बिफोर टैक्स। हाँ, तो 10% कॉस्ट है अगर टैक्स को इग्नोर किया जाए तो, लेकिन टैक्स का रेट है 50%, तो इसका मतलब आधा तो टैक्स बचाया जा सकता है। हाउएवर, आगे लिखिएगा हाउएवर, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द बेनिफिट ऑफ 50% टैक्स सेविंग, taking into consideration the benefit of 50% tax saving, comma, the marginal cost of capital is 5% ब्रैकेट्स में आफ्टर टैक्स। अब आप क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट पर आइए। सेकंड पॉइंट क्या है कि नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले आपका मिनिमम अर्निंग फॉर सर्वाइवल कितना होता था। हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ WACC बिफोर एडिशनल फाइनेंसिंग, कंप्यूटेशन ऑफ WACC बिफोर एडिशनल फाइनेंसिंग, कंप्यूटेशन ऑफ WACC बिफोर एडिशनल फाइनेंसिंग। तो आप कॉलम से बना लीजिए सोर्स, बुक वैल्यू, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और WACC।
देखिए, हमारे पास पहले से इक्विटी कैपिटल था 2 लाख, डेब्ट कैपिटल था 2 लाख रुपए। इक्विटी की एक्सपेक्टेशन है 12%, डिवेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है 4%। तो आपका पहले मिनिमम अर्निंग फॉर सर्वाइवल कितना होता था? 8%। आप कमाए 25%, 30%, आपकी मर्जी, पर 8% आपको बांटना पड़ता था। खैर चलिए, अब क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर हम पुराने बिजनेस और नए प्रोजेक्ट को इकट्ठा कर दें और अब हम आपसे पूछे कि नए बदले हुए हालात में मिनिमम अर्निंग फॉर सर्वाइवल कितना है, ये क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट होगी ना। तो उसके लिए आपको हेडिंग डालनी होगी कंप्यूटेशन ऑफ WACC आफ्टर एडिशनल फाइनेंसिंग। कंप्यूटेशन ऑफ WACC आफ्टर एडिशनल फाइनेंसिंग। देखिए, इक्विटी कैपिटल तो आपके पास पहले से है 2 लाख रुपए का, डेब्ट कैपिटल भी आपके पास पहले से है 2 लाख रुपए का। हां, ये जो आपने नया लोन लिया है, ये क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है? नया लोन आपने कितने का लिया है? 1 लाख रुपए। अब आपके पास टोटल कैपिटल हो चुका है 5 लाख रुपए। यस, अब आपके पास टोटल कैपिटल हो चुका है 5 लाख रुपए। नई सिचुएशन में वेट्स असाइन अगर करे जाए तो 2/5, 2/5 एंड 1/5। इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन तो वही है जो पहले थी 12%। डिवेंचर होल्डर वही जो पहले से थी 4%। लोन का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने कैलकुलेट करा है 5%। 7.4%। ठीक है, इसका मतलब सिचुएशन फेवरेबल हुई। अब आपके ऊपर जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है उसका दबाव कम हो गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कम हो जाना ऑफ कोर्स फेवरेबल सिचुएशन मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देने के बाद आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। Please come to question number 17. Okay, an entity has ₹50 lakh existing funds financed ₹20 lakh from equity share capital, ₹15 lakh from retained earnings and ₹15 lakh from 12% debentures. It requires additional funds of ₹20 lakh. These can be financed ₹10 lakh from 14% debentures and ₹10 lakh from new issue of equity shares. Tax rate applicable to the company is 35%. The company is expecting to pay ₹4 per share. ये यहां लिखा नहीं हुआ है, ये है डिविडेंड ऑफ ₹4 पर शेयर। डिविडेंड नहीं लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा।
the company is expecting to pay dividend of ₹4 per share at the end of the year. The company's growth rate of dividend is expected to be 8% perpetually. Market price per equity share is ₹40. Issue price of new equity share is expected to be ₹35 per share. Flotation cost ₹3 per share. Compute weighted marginal cost of capital. चलिए आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ WMCC. कंप्यूटेशन ऑफ WMCC. चलिए आप इसके लिए जरूरी कॉलम्स बनाएं. सोर्स बुक वैल्यू, वेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लास्ट में WMCC. देखिए एक बात तो आप समझ लीजिए कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मार्केट वैल्यू वेट तो हो ही नहीं सकता. मेरा मतलब है नए प्रोजेक्ट की आपके पास बुक वैल्यू ही हो सकती है, नए प्रोजेक्ट की मार्केट वैल्यू कहां से लाइएगा. तो नए प्रोजेक्ट के केस में मार्केट वैल्यू वेट आपको मिले ये पॉसिबल ही नहीं, तो हमेशा बुक वैल्यू वेट ही आता है. अच्छा एक बात बताइए, आपको नए प्रोजेक्ट के लिए कितने रुपए चाहिए? 20 लाख रुपए. आएंगे कैसे? पहला सोर्स कौन सा है? 14% डिबेंचर्स. 14% डिबेंचर्स इश्यू करके कितने रुपए आएंगे? 10 लाख रुपए. एक बार फिर से 14% डिबेंचर इश्यू करके कितने रुपए आएंगे? 10 लाख रुपए. बाकी 10 लाख रुपए कहां से आएंगे? न्यू इक्विटी शेयर्स. क्या ये बात सही? एक बार फिर से 14% डिवेंचर्स से 10 लाख रुपए लेकर आइए, बाकी 10 लाख रुपए नए इक्विटी शेयर की मदद से लेकर आइए, तो तय हो गया आधा पैसा डेब्ट फाइनेंसिंग से लाएंगे आप और आधा पैसा आप लगाएंगे इक्विटी फाइनेंसिंग का. ठीक है ना? आइए पहले डेब्ट फाइनेंसिंग के बारे में बात कर लेते. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है 14% बिफोर टैक्स, लेकिन टैक्स का रेट कितना है? 35%. %9.1. तो आपने कॉस्ट ऑफ डेब्ट लिखा 9.1%. अब आप लिखेंगे केई. केई के ब्रैकेट में लिखेगा न्यू इक्विटी शेयर्स. केई के ब्रैकेट में आपने क्या लिखा? न्यू इक्विटी शेयर्स. आप इसका फार्मूला लिखेगा D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स प्लस ग्रोथ रेट. क्वेश्चन कहता है कि हमने 4 रुपए का डिविडेंड अगले साल देना है. चूंकि ये अगले साल का डिविडेंड है तो इसका मतलब ये D1 है. ग्रोथ रेट के बारे में क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है 8%. अब ये बताइए, नया इक्विटी शेयर इश्यू करके आज आपको कैश कितना मिलेगा? ₹32. हालांकि नया इक्विटी शेयर आप 35 के रेट पर इश्यू करेंगे, पर 3 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट भी तो है. अपनी जेब में तो 32 रुपए आएंगे.
तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना लिखना चाहते हैं? आप कह रहे 20.5%? इज इट 20.5%? ये 20.5% आप यहां लिखिएगा। तो आप कह रहे हैं कि आधा पैसा तो डेब्ट फाइनेंसिंग से आएगा जिसकी कॉस्ट 9.1% है, बाकी आधा इक्विटी फाइनेंसिंग से आएगा जिसकी कॉस्ट 20.5% है। टोटल बताएं। आपने लिखा 14.8%। 14.8%। आप नीचे लिखेगा हेंस the investment in the new project, hence the investment in the new project must yield 14.8% in order to be financially viable. The investment in the new project must yield 14.8% in order to be financially viable. आप नीचे एक नोट लिखेगा। नोट में आप लिखेंगे द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, the information given in the question regarding existing capital structure, the information given in the question regarding existing capital structure does not carry any importance, for computation of marginal cost of capital. भाई अगर कोई आपसे पूछे कि हम नए प्रोजेक्ट से कम कितना कमाएं, तो हमारा सारा ध्यान तो नए प्रोजेक्ट पर ही जाएगा ना। क्या ये बात सही? हमें इस बात से क्या लेना देना कि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस क्या है। क्वेश्चन में जो शुरू की 2 लाइनें हैं वो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि वो एग्जिस्टिंग बिजनेस के बारे में बता रहे, लेकिन सवाल नए बिजनेस पर पूछा गया, तो इसलिए हमने साफ कह दिया कि एग्जिस्टिंग बिजनेस की इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट है। आगे लिखेगा अगले पैराग्राफ में, also the information given in the question, also the information given in the question regarding market price, of equity share, is not relevant for computation of cost of new equity. हम इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा नहीं मांग रहे हो, आप पैसा किससे मांग रहे हो? नए शेयर होल्डर से। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहता है अगर आप मेरी एक्सपेक्टेशन पता करोगे तो मार्केट प्राइस टर्म लिखो, पर नया शेयर होल्डर कहता है जी मेरा मार्केट प्राइस कहां है? आप मेरी एक्सपेक्टेशन में मार्केट प्राइस को बीच रास्ते में क्यों ला रहे हो भाई? क्या इस क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन है? उस मार्केट प्राइस का नए इक्विटी शेयर से क्या लेना देना? कुछ भी नहीं, वो तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस है।
जबकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि मैं नया इक्विटी शेयर इश्यू कर रहा हूं। जब नया इक्विटी शेयर 32 रुपए में इश्यू हो रहा है तो ये बात बेकार की है कि जी पुराना इक्विटी शेयर तो 40 में बिकता है, तो उससे हमें क्या लेना देना भाई। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको दो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी पड़े, एक एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए और दूसरा नए इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए? जवाब है हां। जब आप एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन पता करोगे तो मार्केट प्राइस टर्म आएगा, लेकिन जब आप नए इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन पता करोगे तो नेट प्रोसीड टर्म आएगा। क्यों नहीं हो सकता ये भला? आप एक काम करिएगा, पेज नंबर 49 पर आइएगा, पेज नंबर 49 और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 34। XYZ Limited has following book value capital structure। आपको गिवन है इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, 13.5% डिवेंचर्स, 15% टर्म लोन। The next expected dividend on equity share per share is rupees 3.60. The dividend per share is expected to grow at the rate of 7%. Market price per share is rupees 40. Preferred stock redeemable after 10 years, currently selling at rupees 75 per share. Debentures redeemable after 6 years, selling at rupees 80 per debenture. इनकम टैक्स रेट 40%। रिक्वायरमेंट तो बाद में देखेंगे, पहले इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट करी जाए। D1 बाय MP प्लस जी। जो 3 रुपए 60 पैसे क्वेश्चन में गिवन है, क्या ये D1 है? मार्केट प्राइस 40 रुपए, ग्रोथ रेट 7%। चलिए, आपने बताया कि इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है 16%, 16%। एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, रेट ऑफ डिविडेंड है 11%, तो अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड भी फिर 11 रुपए ही हो गया। क्वेश्चन कहता है जी हम इसको 10 साल के बाद रिडीम करेंगे। मान लेते हैं कि हम फेस वैल्यू पर ही रिडीम करेंगे। वैसे आज मार्केट प्राइस कितनी है? 75। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल कितनी लिखी जाए? फिर से बताएं। हाँ जी, तो सबसे पहले इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया जाए। डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.5%, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी 13.5 रुपए ही हो गया।
टैक्स का रेट है 40%। रिडीमेबल वैल्यू 6 साल के बाद 100 रुपए, आज मार्केट प्राइस 80 रुपए। दिस इज 12.7%। आपने लिखा 12.7%। एक और कॉस्ट है, वो भी कैलकुलेट कर लीजिए, टर्म लोन। टर्म लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे? %15, टैक्स रेट 40%। तो इंडिविजुअली सोचा जाए तो आपने सारी कॉस्ट कैलकुलेट कर ही ली है, केई, केपी, केडी और साथ में केडी टर्म लोन भी। अब आप क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट में ए पॉइंट को देखिएगा। हमें कहा गया कि WACC कैलकुलेट करें बुक वैल्यू वेट्स पर बेस्ड। इसके लिए आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ WACC, कंप्यूटेशन ऑफ WACC यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स। तो आप ये कॉलम से बना ले, सोर्स, बुक वैल्यू, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड WACC। हाँ जी, इक्विटी कैपिटल की बुक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 15 करोड़। उसी तरीके से क्वेश्चन में लिखा है रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग कितना लिखा है? रुपीस 20 करोड़। उसके बाद क्वेश्चन कहता है प्रेफरेंस कैपिटल 1 करोड़। प्रेफरेंस कैपिटल के बाद डिबेंचर्स कितने के हैं? 10 करोड़। और लास्ट में टर्म लोन कितना है? 12.5 करोड़। बुक वैल्यू का टोटल बताएंगे? फिर से बताएं। 58.5 करोड़। तो आपने बुक वैल्यू का टोटल मुझे बताया 58.5 करोड़। आइए वेट्स असाइन कर ले। 25.64%। फिर बताएं। 34.19%। 1.71%। 17.09%। आप कंफर्म करें कि टोटल 100% है।
टोटल 100% है। इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है 16%। आप इसे रिटेन्ड अर्निंग पर भी अप्लाई कर दें। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन ये रही 15.43%। डिवेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है 12.70% और टर्म लोन 9%। आप इन सब का टोटल अब बता दें। 13.93%। आपने लिखा 13.93%। ठीक बात है। ये आपने फर्स्ट पॉइंट के ए पॉइंट को सॉल्व किया है। फर्स्ट पॉइंट का बी पॉइंट क्या है कि अब आप WACC फिर से कैलकुलेट करें और इस बार मार्केट वैल्यू वेट होना चाहिए। पर आपको एक डिसीजन और लेना होगा रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में। मैंने आपको कहा ये कि इसको इग्नोर करना ही डिजायरेबल पॉलिसी रहेगी। तो आप हेडिंग डालेगा बी पॉइंट का आंसर कंप्यूटेशन ऑफ WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। हाँ जी, तो आपने लिखा इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, डिबेंचर्स और टर्म लोन, और आपने नहीं लिखा रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है ना। रिटेन्ड अर्निंग्स लिखने का कोई मतलब भी नहीं। लेकिन मार्केट वैल्यू आपको पता करनी पड़ेगी। देखिए ऐसा है, सभी इक्विटी शेयर्स की बुक वैल्यू है 15 करोड़। क्या ये बात क्वेश्चन में आपको पता चल रही? सभी इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू है 15 करोड़। एक इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू है 10 रुपए और एक इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू है 40 रुपए। तो आप बताइए सभी इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 60 करोड़।